हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो अब हम बात करने वाले हैं अपने सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के लास्ट पार्ट के बारे में, जो कि होने वाला है आपका सेवन्थ पार्ट। और इसमें अब हम शुरू करेंगे अपना लास्ट पार्ट, जो कि हम बात करेंगे सॉल्ट के बारे में कि आपका जो NaCl होता है वो और किन किन चीज़ों में यूज़ होता है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ गया होगा, आप वीडियो पर आ गए हैं, और अपने बच्चों को, अपने जो साथ के क्लासमेट्स हैं, उन्हें वीडियो का लिंक भेज दीजिए और अपनी बुक्स उठा लीजिए और साथ के साथ पढ़ेंगे जैसे हम एज़ यूजुअल पढ़ते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो कॉमन सॉल्ट और रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स। तो ये जो कॉमन सॉल्ट होता है, कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला याद है आपको? कॉमन सॉल्ट है आपका NaCl। तो कॉमन सॉल्ट होता है आपका NaCl। NaCl का आप कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, इसके बारे में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे। ठीक है, कॉमन सॉल्ट दस ऑब्टेन इन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल। बहुत सारी डेली लाइफ में जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं उनमें कॉमन सॉल्ट एक मेन मटेरियल की तरह यूज़ होता है। ठीक है, रॉ मटेरियल मतलब आप NaCl का यूज़ करते हैं तब जाके कोई दूसरी चीज़ें बन पाती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप बेकिंग सोडा, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, ये सारी चीज़ें NaCl की हेल्प से ही बना पाते हैं। ओके, समझ में आया ना आपको? तो सबसे पहला आपका है सोडियम हाइड्रोक्साइड। आखिर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाते कैसे हैं? देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम नॉर्मली कास्टिक सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा। डेली लाइफ में हम इसे यूज़ करते हैं, कास्टिक सोडा। तो हम इसे कास्टिक सोडा कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका कॉमन नेम है। फॉर्मूला क्या है इसका? NaOH। फॉर्मूला है इसका NaOH। तो NaOH आखिर NaCl से बनता कैसे है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, NaCl से NaOH बनाने की जो प्रोसेस है उसका नाम है आपका क्लोर एल्कली प्रोसेस। ध्यान रखिएगा, क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो होता क्या है बेसिकली ये क्लोर एल्कली प्रोसेस? जब इलेक्ट्रिसिटी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड जो होता है उसे जब आप पानी में घोल देते हो तो उसे हम ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। पहले तो ये समझ लो आप, ब्राइन सॉल्यूशन क्या है? ब्राइन है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन होता है, इसे हम कहते हैं ब्राइन। अब इसी ब्राइन का हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। बेसिकली ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। और इसका ये नाम है क्यों आखिर क्लोर एल्कली प्रोसेस? क्योंकि आप इस रिएक्शन के एंड में जो प्रोडक्ट्स पाते हैं वो मेनली दो चीज़ें हैं आपकी। क्लोर मीन्स क्लोरीन, एंड एल्कली, एल्कली मीन्स क्या होता है आपका? एल्कली होता है बेस। तो आपको दो चीज़ें पाई जाती हैं इसके एंड में एज प्रोडक्ट। पहली है क्लोरीन और दूसरा है एक बेस। और बेस कौन सा है? वो हमारा NaOH। ठीक है, तो आखिर ये प्रोसेस होती कैसे है वो समझ लेते हैं। देखिए, पहले आप देख लीजिए, NaCl को आप H2O में पानी में घोलते हो, ये बन गया आपका ब्राइन सॉल्यूशन। अब इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी लिखनी है। ठीक है, आप इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो NaOH बनता है, Cl2 बनता है एंड H2 बनता है। सिंपल। समझ लेते हैं आखिर ये प्रोसेस होती कैसे है। देखिए, यहीं समझा देते हैं, इसी में क्या इशू है। देखिए आप, बैटरी से, ये जो आपकी बैटरी है, इस बैटरी से दो इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट किए जाते हैं और ये इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट के होते हैं। ग्रेफाइट क्यों? ग्रेफाइट इसलिए क्योंकि वो नॉन रिएक्टिव होते हैं, वो किसी कंपाउंड के साथ रिएक्ट नहीं करते, बस इलेक्ट्रिसिटी पास करके अपनी प्रोसेस करा देते हैं। ठीक है, लेकिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। इसलिए हमने ग्रेफाइट के दो इलेक्ट्रोड्स लिए, एक को पॉजिटिव से कनेक्ट किया, एक को नेगेटिव से कनेक्ट किया। अब ध्यान देने वाली बात यह है बेटा कि दो टर्म हैं आपके जो आपको समझने जरूरी हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तो है आपका कैटायन और दूसरा है आपका एनायन।
ठीक है, कैटायन एंड एनायन। ये जो कैटायन है, ठीक है, क्या है, कैटायन। कैटायन कैसा होता है आपका, प्लस होता है, पॉजिटिव, ऑलवेज, ठीक है। और ये जो एनायन है ये कैसा होता है, ये होता है आपका नेगेटिव, एन फोर नेगेटिव, ठीक है, ये होता है नेगेटिव। कैटायन हमेशा होता है पॉजिटिव और एनायन होता है आपका नेगेटिव, ध्यान रखना हमेशा। हम बात कर रहे हैं आयंस की। आयंस के केस ऑलवेज ट्रूथ हैं, हमेशा ये सच है, ठीक। कैटायन हमेशा पॉजिटिव, एनायन हमेशा नेगेटिव। लेकिन दूसरी जो बात है वो ये है कि आपके जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जो कि आप पॉजिटिव और नेगेटिव से कनेक्ट करते हो एक बैटरी से इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान, उन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो आपके होते हैं कैथोड एंड एनोड, ओके। एक होता है आपका एनोड और दूसरा होता है कैथोड। एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है, ठीक है। पर ये इलेक्ट्रोड्स के केस में हमेशा ट्रुथ नहीं है, आपके सिलेबस के हिसाब से यही है। लेकिन हायर क्लासेस में 11th में 12th में जाके आप ऐसे कैथोड भी देखोगे जो कि पॉजिटिव होते हैं, ऐसे एनोड भी देखोगे जो कि नेगेटिव होते हैं। मीन्स कैथोड और एनोड आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से सिर्फ आपको यही याद करना है कि आपका एनोड पॉजिटिव है, कैथोड नेगेटिव है, ठीक है, आपके सिलेबस के हिसाब से। या हम ये कहते हैं जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तब ये केस सच है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होंगे एनोड, और कैथोड हमेशा नेगेटिव होगा। इसके अलावा भी कई सारी प्रोसेस होती हैं जिनमें आपका कैथोड पॉजिटिव होता है और एनोड नेगेटिव, ठीक। पर ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, मैंने जो लिख दिया है बस आप अभी अपने सिलेबस के हिसाब से यही समझ लीजिए। ये तो आपको हमेशा याद रखना है, ये तो ऑलवेज ट्रुथ है, ठीक है। ये वाला जो केस है आपका आयंस वाला ऑलवेज वाला है, कुछ सोचना ही नहीं है। कैटायन ऑलवेज पॉजिटिव, एनायन ऑलवेज नेगेटिव, बस अपने सिलेबस के हिसाब से तुम्हें ये याद रखना है। अब इसके उल्टा केस होता है, ठीक है। कैटायन पॉजिटिव होता है लेकिन कैथोड नेगेटिव होता है, एनायन नेगेटिव होता है लेकिन एनोड पॉजिटिव होता है। बहुत सारे बच्चे इसी चीज़ में कंफ्यूज हैं, ठीक है। कई सारे बच्चे मुझसे दोबारा एक ही बात पूछते रहते हैं कि सर आपने या तो गलत पढ़ा दिया है या फिर कोई इशू है, आपने एनोड को आपने एनायन को नेगेटिव बता दिया है, बुक में तो एनोड जो है वो पॉजिटिव है। अरे एनोड पॉजिटिव है लेकिन एनायन ऑलवेज नेगेटिव ही है और कैटायन ऑलवेज पॉजिटिव ही है। आ गई बात समझ में बेटा, इतनी सी कन्फ्यूज़न है बस आपको, ठीक। चलिए आगे बढ़ें। तो अब प्रोसेस देखिए, इस बैटरी से जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कनेक्ट किया वो एनोड है, जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड कनेक्ट किया वो कैथोड है। एक कंटेनर में इन्हें लगा दिया है, एक बीच में पतली सी मेम्ब्रेन लगा दिया जिससे पानी और आयंस जा सकते हैं बस, ठीक है। और इसमें डाल दिया हमने ब्राइन सॉल्यूशन, इसके अंदर हमने डाल दिया है ब्राइन सॉल्यूशन, मतलब कि NaCl प्लस H2O का सॉल्यूशन डाल दिया हमने इसमें, ठीक है। ये इसमें डाल दिया। अब जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगेगी। इलेक्ट्रिसिटी पास कहाँ से होती है भाई, देखो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक्चुअली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे। तो आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे, ऐसे ऐसे राउंड लेंगे, यहाँ से यूँ जाएंगे, यहाँ से यूँ जाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करेंगे। अब होगा क्या, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो इससे जो पानी है, पानी में जो NaCl है उसे Cl जो है आपका, ठीक है, Cl को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा और वो क्या बन जाएगा, Cl माइनस बन जाएगा, ठीक है।
Na टूट जाएगा, वो Na प्लस बन जाएगा। तो आपके इधर क्या होंगे, Na प्लस भी बन रहे हैं और Cl माइनस भी बन रहे हैं। La प्लस Cl माइनस, आपकी दो चीज़ें बन रही हैं, Na प्लस और Cl माइनस, ठीक है। पर होगा क्या, Na प्लस है, प्लस चार्ज किसकी ओर अट्रैक्ट होगा, माइनस की ओर अट्रैक्ट होगा। तो ये जो Na प्लस बना वो जाएगा आपका माइनस कैथोड की ओर, और ये जो Cl माइनस बना है वो किधर जाएगा आपका प्लस एनोड की ओर। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके Cl माइनस इकट्ठे होने लगेंगे इसके ओर पास, और इधर Na प्लस इकट्ठे होने लगेंगे। समझ में आ रहा है आपको। अब Cl Cl जुड़कर Cl2 गैस बन जाती है, और ये Cl2 आराम से बाहर निकल जाता है। तो हम सिंपल कह सकते हैं हमें Cl2 कहाँ मिल रहा है, एनोड के पास मिल रहा है। Cl2 मिल रहा है एनोड के पास, ठीक है। तो पहला प्रोडक्ट हमारा बन गया Cl2। दूसरी चीज, इसके अंदर NaCl के साथ वाटर भी है, और जब वाटर होता है तो वाटर दो पार्ट में टूट जाता है, H और OH में, ठीक है। H प्लस OH माइनस, फिर से सिंपल वही चीज़ होगी, प्लस माइनस की ओर जाएगा और माइनस प्लस की ओर जाएगा। तो यहाँ पर आपके क्या होंगे, OH इकट्ठे होने लगेंगे प्लस की ओर, ठीक है। और यहाँ क्या होगा, H प्लस इकट्ठे होने लगेंगे। अब H प्लस मिलके H2 बना लेंगे, और ये H2 पास हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, गैस है क्योंकि। तो ये H2 गैस कहाँ मिली हमें, नेगेटिव के पास, कैथोड के पास मिली। समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पर हमें दो गैस मिल गई, आपकी हाइड्रोजन गैस मिल गई, क्लोरीन गैस मिल गई। बच क्या गया इस सॉल्यूशन के अंदर, बच गया Na प्लस और OH माइनस। यही जो Na प्लस और OH माइनस का सॉल्यूशन है, यही आपका अल्टीमेटली NaOH बन जाता है। सिंपल, यही बन गया आपका NaOH। तो ये जो सॉल्यूशन बच जाएगा वही आपका NaOH होगा, जो कि आपका कास्टिक सोडा, और इस तरीके से आपका कास्टिक सोडा का फॉर्मेशन होता है, NaOH का फॉर्मेशन होता है। लेकिन इस रिएक्शन के दौरान सिर्फ NaOH नहीं बन रहा, इस रिएक्शन के दौरान आपका हाइड्रोजन गैस भी बन रही है, क्लोरीन गैस भी बन रही है। पर मेनली हम क्लोरीन और NaOH को देख रहे हैं, और इन्हीं दो चीज़ों की वजह से इसका नाम पड़ गया है आपका क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन मिल रहा है और यहाँ पर हमें NaOH सॉल्यूशन मिल रहा है, ठीक है। अब देखो, ये जो तीन चीज़ें हमारी बन रही हैं, इन तीनों चीज़ों का कहीं ना कहीं यूज़ है, एप्लीकेशन है, ठीक। तो ये एप्लीकेशन अच्छे से याद कर लेना बेटा। जैसे Cl2 जो क्लोरीन गैस है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, वो वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ होती है, मतलब जहाँ पानी ख़राब होता है उस पानी को साफ़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है। स्विमिंग पूल्स में यूज़ होती है। सिंपल क्या है बेटा, देखो स्विमिंग पूल में ना जाने कितने लोग नहा रहे होते हैं, ठीक। अब वो पानी ऑलरेडी गंदा हो चुका है। अब वो पानी ये भी नहीं है कि एक दिन भरा और एक दिन खाली कर दिया, उस पानी को रोज़ यूज़ करते हैं एटलीस्ट जब तक वो ढंग से ज़्यादा गंदा ना हो जाए। पर उसे साफ़ बनाए रखने के लिए उसमें रोज़ क्लोरीन डाली जाती है, ताकि वो साफ़ रहे और उसमें कोई एल्गी ना पनपे, ठीक है ना। बेसिकली किसी भी जगह अगर पानी ज़्यादा देर तक ठहरा रहेगा तो वहाँ काई जमने लगेगी ना, और जब भी लोग नहाने आएंगे तो उस काई में फिसलेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से इंजरी होती रहेगी। तो वो काई ना जमे बेसिकली, तो इसलिए स्विमिंग पूल्स में यूज़ किया जाता है और पानी भी उससे साफ दिखाई देता है। फिर अब पीवीसी। पीवीसी क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये पीवीसी की फुल फॉर्म है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये तो पता ही होगा पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या होता है। पीवीसी पाइप होते हैं ना आपके, जो आप पानी वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, वो पाइप्स, वो सब पीवीसी होता है। तो उसके फॉर्मेशन में होता है, तो आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये क्लोरीन का बना हुआ एक विनाइल है, विनाइल क्लोराइड है, ठीक है, बेसिकली पॉलीमर है एक। फिर डिसइंफेक्टेंट के फॉर्म में यूज़ होता है, जहाँ पर आपको कीटाणु वगैरह मारने होते हैं वहाँ पर भी हम इसे यूज़ करते हैं, डिसइंफेक्टेंट की फॉर्म में। CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्या है ये, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स।
तो ये भी यूज़ होते हैं। कहाँ यूज़ होते हैं? आपके जितने भी ठंडे करने वाली चीज़ें होती है ना, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, इन सब में CFCs यूज़ होते हैं। ठीक है, तो उन्हें इनकी फॉर्मेशन में यूज़ होता है CFC। फिर पेस्टिसाइड्स, जो खेतों वगैरह में पेस्ट्स आ जाते हैं, चूहे वगैरह या जो भी हमारी फसल को नुकसान कर पाते हैं, उन सबको हम पेस्ट कहते हैं। उन्हीं पेस्ट को किल करने के लिए हम पेस्टिसाइड केमिकल्स का यूज़ करते हैं, और उनमें हम क्लोरीन का भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल एक आपका है DDT, ठीक है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है, इसे कहते हैं हम DDT जो होता है DDT। ये एग्जाम्पल है आपका पेस्टिसाइड का। ठीक है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये होता है DDT की फुल फॉर्म। ये पहले यूज़ होता था और बहुत सारे पेस्ट्स को मारने के लिए यूज़ होता था, लेकिन इसका बैन कर दिया गया क्योंकि ये फसलों के अंदर भी चला जाता था, फसल में केमिकल ज़्यादा आ जाता था, इसलिए इसे बैन कर दिया गया। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है, चलिए, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो ये क्लोरीन का यूज़ हो गया। अब ये जो हाइड्रोजन गैस यहाँ बनी थी हमारी, कहाँ बनी थी? कैथोड पर बनी थी। तो इसका भी कई सारी जगह यूज़ है, जैसे फ्यूल्स में यूज़ होता है। आपके जो हाइड्रोजन का यूज़ है वो रॉकेट्स में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, रॉकेट हो गए, स्पेसशिप्स हो गए ना, उनमें जो फ्यूल्स होता है वो हाइड्रोजन गैस का होता है। हाइड्रोजन गैस की हेल्प से वो रॉकेट फ्यूल्स जलते हैं। फिर एक मार्गरीन होता है। अब ये मार्गरीन क्या है? देखो, मार्गरीन एक बटर लाइक सब्सटेंस है। ठीक है, आप जो अमूल बटर खरीदते हो, एक अमूल बटर की टिक्की आती है ना, जो 35-40 के और पास की होती है आई थिंक। ठीक है, और एक आपने कभी सस्ता बटर लिया होगा, कभी लिया हो तो 10 रुपए की टिक्की आती है वो भी। ठीक है, तो वो भी बटर जैसा ही होता है। हम कह देते हैं ये सस्ता बटर है, नकली बटर है। देखा जाए तो बात भी सही है, वो असल में बटर नहीं है, वो क्या है? मार्गरीन है। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है? देखो, बटर बनता है, जो एक्चुअल बटर होता है वो बनता है एनिमल फैट से। जो एनिमल से जितना भी फैट आता है, मलाई आती है, ठीक है, दूध में, उससे बनाया जाता है बटर, है ना। आपने गाय का, भैंस का दूध लिया, उसे जमा दिया, ठीक है, उससे फिर वो घी निकालने के लिए मक्खन निकालते हैं ना, तो मक्खन ही तो बटर होता है। तो ये किससे आया है? आपका एनिमल फैट से आया है। लेकिन इसी प्रोसेस को, इसी चीज़ को जब हम क्या कहते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स के साथ करते हैं, ठीक है, जो आपका वेजिटेबल ऑयल होता है, चाहे वो कोकोनट ऑयल हो गया या आपका सरसों का तेल हो गया या मेनली रिफाइंड ऑयल्स हो गए, ठीक है, ये सारे ऑयल्स, इन सब का यूज़ करके हम जब बटर बना रहे हैं, एक तरीके से बटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं हाइड्रोजन गैस की हेल्प से, ठीक है, तो वो क्या है? मार्गरीन कहलाता है आपका। समझ में आया? दैट इज़ मार्गरीन। बस हम ये कह देते हैं वो सस्ता बटर है, पर एक्चुअली वो बटर नहीं है, मार्गरीन है। अब क्योंकि इंडिया में मार्गरीन कोई समझता नहीं है, इसलिए उसे भी बटर के नाम से ही पब्लिश करते हैं। ठीक है, फिर आपका अमोनिया। अमोनिया की फॉर्मेशन, अमोनिया देखो बहुत जगह यूज़ होता है, आपके फार्म्स में भी यूज़ होता है, खेतों में भी यूज़ होता है और बहुत जगह यूज़ होता है। तो अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, और इसे बनाने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस। तो बेसिकली हाइड्रोजन गैस चाहिए ना आपको अमोनिया बनाने के लिए, इसलिए इसके फॉर्मेशन के लिए आपको चाहिए होता है, क्या चाहिए? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो अमोनिया कहाँ यूज़ हो रहा है? फर्टिलाइज़र में यूज़ हो रहा है, ताकि आपके खेतों में जो फसल है वो अच्छी से हो सके। ठीक, ये है हाइड्रोजन गैस का यूज़। अब बात कर लेते हैं हम NaOH का। ये जो NaOH निकाला है, हमने बनाया है, इसका कहाँ कहाँ यूज़ है? देखो, मेटल्स को डीग्रीस करने में यूज़ होता है इसका। डीग्रीस का मतलब मेटल पर बहुत बार ऑयल जम जाता है, या कई बार हम मेटल पर क्या कहते हैं, वो जंग ना लगे, इसलिए उस पर ग्रीस कर देते हैं। लेकिन कई बार ये ग्रीस बहुत बुरी तरीके से जम जाता है,
या हमें पुराना ग्रीस निकालना होता है, नया ग्रीस लगाना होता है, तब हम NaOH का यूज़ करते हैं, ठीक है, उस मेटल को एकदम साफ करने के लिए। दूसरा है आपका सोप्स और डिटर्जेंट के फॉर्मेशन में। जो भी हम साबुन बनाते हैं या डिटर्जेंट बनाते हैं उसमें हम NaOH का यूज़ करते हैं, ठीक है, उसके फॉर्मेशन में एक कंपाउंड NaOH होता है। आप 4th चैप्टर में ये बात समझेंगे कि NaOH का आखिर हम यूज़ कैसे करते हैं सोप के फॉर्मेशन में, ठीक है। फिर है आपका पेपर मेकिंग। जब हम पेपर बनाते हैं लकड़ी से, लकड़ी के पल्प से, ठीक है, तो पेपर आखिर बनता कैसे है? तो देखो, आपको सबको पता है कि जो लकड़ी है वो काफ़ी ठोस सी होती है, तो उससे ये सॉफ्ट सा पेपर आखिर कैसे बन जाता है, ठीक है। तो उसका रीज़न है कि उसमें ना NaOH मिला दिया जाता है। अब NaOH क्या करता है, उसके जो फाइबर्स हैं उन्हें डिज़ोल्व कर देता है, घोल देता है, जिसकी वजह से वो जो हार्डीनेस थी ना लकड़ी की वो सॉफ्ट हो जाती है, ठीक। तो वहीं पर आप NaOH का यूज़ कर रहे हैं पेपर मेकिंग में। फिर है आर्टिफिशियल फाइबर्स को फॉर्मेशन में। जो आपके आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपका हो गया नायलॉन। नायलॉन के कपड़े पहनते हैं आप, सॉरी ई एक्स्ट्रा लगा दिया, नायलॉन। नायलॉन के कपड़े पहनते हैं, नायलॉन की आपकी रस्सी आती है, बहुत सारी चीज़ों में नायलॉन यूज़ होता है। नायलॉन हो गया, रेयन हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ों में हम जहाँ पर भी आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं उनमें यूज़ करते हैं किसका, NaOH का, ठीक। तो ये यूज़ हो गए आपके क्लोरीन के, हाइड्रोजन के एंड NaOH के, सिंपल, ठीक है। आप ये क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, एप्लीकेशन करके आ सकते हैं। व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ क्लोरीन गैस, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, व्हाट आर एप्लीकेशन ऑफ कास्टिक सोडा या NaOH। ओके, समझ में आ गया। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर एक और यूज़ लिखना था ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मेशन में, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो आप ब्लीचिंग पाउडर को बनाते हो वो भी Cl2 की हेल्प से ही बनाते हो, क्लोरीन गैस की हेल्प से बनाते हो। आपका नेक्स्ट टॉपिक एक्चुअली यही है, ठीक, ब्लीचिंग पाउडर। तो नेक्स्ट कंपाउंड जो बनता है आपका NaCl की हेल्प से, वो बनता है ब्लीचिंग पाउडर। अब ये डायरेक्ट NaCl की हेल्प से नहीं बन रहा, लेकिन उस प्रोडक्ट से बन रहा है जो कि NaCl से ही आता है। अभी हमने देखा कि NaCl का यूज़ करके तो हम निकाल रहे हैं क्लोरीन गैस, है ना, और इस क्लोरीन गैस का यूज़ करके हम बना रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए, अल्टीमेटली तो हमें NaCl ही चाहिए ना। तो इस ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए NaCl से तो हमने क्लोरीन गैस ली, और फिर इस क्लोरीन गैस से हम बनाएंगे ब्लीचिंग पाउडर। बेसिकली ये प्रोसेस है, ठीक है। पहले हमने क्लोरोएल्कली प्रोसेस की और फिर क्लोरोएल्कली प्रोसेस के बाद हमने ब्लीचिंग पाउडर बनाया, ठीक है। 2 स्टेप में ये रिएक्शन किया। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, CaOCl2। समझ में आ गया। तो अब हो क्या रहा है, ये जो क्लोरीन गैस हमने ब्राइन सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलाइसिस से निकाली थी, इसका यूज़ करके हम ब्लीचिंग पाउडर बना रहे हैं। अब ये जो ब्लीचिंग पाउडर है ये आखिर बना कैसे है, ठीक है, वो समझ लेते हैं। तो आपका क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH2 प्लस Cl2, स्लेक्ड लाइम है ये आपका, है ना, बेसिकली स्लेक्ड लाइम जो है आपका, उसमें हमने क्लोरीन गैस मिक्स कर दी। अब होता क्या है कि यहाँ से ये एक Cl जो है, ठीक है, ये एक हाइड्रोजन को हटाएगा, फिर दूसरा Cl दूसरे हाइड्रोजन को हटाएगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएंगे, ओके। और फिर क्या होगा, यहाँ पर एक ऑक्सीजन भी हट जाएगा, बेसिकली H2O बाहर निकल आएगा, ओके, और आपका बन जाएगा CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। सिंपल है बिल्कुल। तो इस तरीके से नॉर्मली आपका ब्लीचिंग पाउडर बनता है। इसमें कुछ खास नहीं है, बस आपको ये पूछ लिया जाएगा कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है या फॉर्मेशन कैसे होती है ब्लीचिंग पाउडर की, या फिर तीसरी चीज़ कि ब्लीचिंग पाउडर का एप्लीकेशन क्या है। तो आइए अब बात कर लेते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, कि आप ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ आखिर कहाँ कहाँ करते हैं। तो ये है आपका ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस लिखे हुए हैं। सबसे पहला यूज़ क्या है, ब्लीचिंग पाउडर नाम से पता चल रहा है ब्लीच करने के लिए यूज़ होता है। ब्लीच का मतलब होता है किसी भी चीज़ के कलर को लाइट अप करने के लिए, हल्का करने के लिए, ठीक है। तो हम किस किस चीज़ का ब्लीचिंग करते हैं, हम कॉटन की ब्लीचिंग करते हैं। देखो जो कॉटन बॉल्स आती हैं पेड़ से
पेड़ बोल रहा हूँ सॉरी, पौधों से जब फसल उगाई जाती है कॉटन की, तो कॉटन के जो फ्लावर आते हैं उससे जो फूल निकलता है, ठीक है, उसी में कॉटन लगा हुआ होता है। कॉटन का जो बॉल बनती है वो इतनी वाइट नहीं होती जितनी आपके घर में कॉटन वाइट आती है, वो पीले से कलर की होती है। तो उसे ब्लीच किया जाता है ताकि एकदम वाइट कॉटन निकले, और आपकी एकदम चमचमाती वाइट शर्ट जो कॉटन की आती है वो इसी वजह से होती है। तो कॉटन हो गई या लाइनन हो गया टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, ठीक है। तो जो भी वाइट शर्ट वाइट कपड़ा बन रहा है वो इन्हीं की वजह से बन रहा है, क्योंकि ब्लीचिंग की जा रही है उसकी, अदरवाइज़ वो इतना वाइट नहीं होगा, ठीक है। और किस चीज़ की जा रही है? वुड पल्प की जा रही है, वही जो लकड़ी है, ठीक है। अब आपको पता है लकड़ी ब्राउनिश कलर की होती है ना। अब उसे भले ही कितना भी पीस लो, लेकिन कलर उसका थोड़ी चला जाएगा। तो उसका कलर ये ऐसे एकदम चमचमाता वाइट क्यों है इस पेपर का? क्यों? क्योंकि इसमें ब्लीचिंग की गई है, और ब्लीचिंग के बाद उसका कलर वाइट हो जाता है, ठीक है। तो पेपर फैक्ट्री में ब्लीचिंग की जाती है। और कहाँ ब्लीचिंग की जाती है? लॉन्ड्री में ब्लीचिंग की जाती है। लॉन्ड्री क्या होता है? धोबी घाट बेसिकली जिसे कहते हैं, हम उसे लॉन्ड्री कह सकते हैं। जहाँ भी कपड़े धुलाए जाते हैं उसे लॉन्ड्री कहते हैं। तो जो कपड़े होते हैं उन्हें, वाइट कपड़ों को एकदम वाइट रखने के लिए ब्लीच करते रहते हैं लॉन्ड्री वाले, तभी उनकी साफ़ सफाई में आपको कलर नज़र आता है एकदम ब्राइट सा। हम घर पे ब्लीच यूज़ करते नहीं है, इसलिए हमारे कुछ टाइम बाद जो सफ़ेद कपड़े होते हैं उनमें पीलापन नज़र आने लगता है। सिंपल। फिर दूसरा बेसिकली पूरा यूज़ है ब्लीचिंग का, ठीक है। कहीं भी यूज़ कर रहे हैं, कहीं कॉटन इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे हैं, पेपर इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे हैं, या फिर लॉन्ड्री में यूज़ कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ब्लीच है पहला ऑप्शन। दूसरा क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में यूज़ करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फर्स्ट आपने चैप्टर में पढ़ा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। तो ये ऑक्सीडेशन कराने के लिए यूज़ होता है। किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन अगर कराना है तो हम वहाँ पर बहुत जल्दी क्लोरीन का यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि क्लोरीन गैस आराम से रिएक्ट कर जाती है। फिर तीसरा है टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री ऑफ जर्म्स। मीन्स अगर आपका पानी बहुत दिनों से गंदा है तो उसमें अगर आप क्लोरीन मिला लें एक ढक्कन, तो फिर वो साफ़ हो जाएगा, ठीक है। उसके जर्म्स मर जाएंगे और आप एटलीस्ट उसे पी सकते हैं, ठीक है। एक ढक्कन एक गिलास में नहीं, है ना, एक ढक्कन एटलीस्ट 5 लीटर के बोतल में डाला जाता है, तब काम चलता है, ठीक है। वरना वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, हमें बीमार भी कर सकता है ज़्यादा क्लोरीन। इसके बाद अब आपका आता है बेकिंग सोडा। अब ये जो बेकिंग सोडा है इसका कैसे किया जाए? अब देखिए, बेकिंग सोडा कॉमनली नोन एज, पहले बेकिंग सोडा का फॉर्मूला देख लें। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये कहलाता है आपका बेकिंग सोडा, ठीक है। तो ये बेकिंग सोडा बनता कैसे है? ये डायरेक्टली दो चीज़ों से मिलकर बनता है। NaCl, सॉरी दो बोल रहा हूँ, 4 चीज़ों से, NaCl, CO2, H2O और अमोनिया NH3, ठीक है। आखिर ये बनता कैसे है ये समझ लेते हैं, ठीक है। आइए देखिए, आपका क्या है? आपका है NaCl पहला चीज़। दूसरी है आपकी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और अमोनिया NH3। इन 4 चीज़ों को मिलाकर आपकी बेसिकली 2 चीज़ें बनती हैं। क्या क्या चीज़ें बनती हैं वो भी देख लेते हैं। देखो, यहाँ से Na, ठीक है, यहाँ से CO2, ओके, और यहाँ से OH बेसिकली, ठीक है। अगर ये टूटेगा, 2 पार्ट में तोड़ लेते हैं, H और OH में टूट जाता है ना बेसिकली वाटर, तो यहाँ से OH, NaCO2 OH, ये 3 चीज़ें मिलकर तो बना लेती हैं आपका NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये बन गया, ठीक है। दूसरी चीज़ आपकी क्या बन जाती है? दूसरी चीज़ बनती है बाकी चीज़ों को मिलाकर। बाकी चीज़ क्या है आपकी? NH3 है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ H है आपका और यहाँ Cl है। ये सारी चीज़ें मिलकर आपकी दूसरी चीज़ बन जाती है NH4Cl, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो ये 2 चीज़ें आपकी बन जाती हैं। तो एक बनता है आपका अमोनियम क्लोराइड और दूसरा बनता है
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। तो आपकी बेसिकली ये दो चीज़ें बन जाती हैं। अब ये जो आपका बेकिंग सोडा बना, ठीक है, NaHCO3, इसका दूसरा नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। आप इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कह लें या सोडियम बाइकार्बोनेट कह लें, एक ही बात है, ठीक है। सोडियम लिख देता हूँ, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ये है। तो बेकिंग सोडा का ये फॉर्मूला है और ये इस तरीके से बनता है। आई होप आपको सीधे सीधे समझ में आ गया होगा, कोई इशू नहीं है। तो ये भी किससे बन रहा है आपका? NaCl से बन रहा है, ठीक है। चलिए अब जरा आप देखिए कि आखिर हम ये सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ आखिर कहाँ कहाँ करते हैं। आपको पता है हमारे घर में जो बेकिंग सोडा आता है उससे आपने कई बार आपकी मम्मी पकौड़े बनाने में यूज़ करती हैं ताकि एकदम वो करारे क्रिस्पी पकौड़े बने, है ना। या कई बार हम छोले भटूरे में भी यूज़ कर लेते हैं दही के साथ, है ना, तो ताकि वो फ्लफ़ी बन सके। तो अगर आपने खाली अकेला यूज़ किया सोडियम बाइकार्बोनेट तो वो क्रिस्पीनेस देता है, ठीक है। पर आपने अगर किसी खट्टी चीज़ के साथ बनाया तो वो फ्लफीनेस देता है। तो आखिर ये काम कैसे करता है वो समझ लेते हैं, ठीक है। देखो, जब आप खाली NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा को मिलाते हो और उसे हीट करते हो, ठीक है, तो उससे क्या होता है, वो तीन चीज़ें बनाता है बेसिकली। सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, NaHCO3 को आपने किया हीट। अब क्या होगा, यहाँ से सबसे पहले हीट करने की वजह से CO2 लिबरेट होगा। जैसे कि हमने बात की, अगर कार्बोनेट है तो उसमें से आसानी से हम CO2 निकाल देते हैं अगर उसे कोई हीट भी वगैरह मिल जाए। तो अगर यहाँ से CO2 निकल गया तो अब क्या बच गया आपका? अब बच गया यहाँ पर OH और Na, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर यहाँ से अब निकल जाता है H2O, पानी भी निकल जाता है, ठीक है। और आपका एक्स्ट्रा बच जाता है आपका Na2CO3। अब आप बोलेंगे यहाँ तो CO2 निकल गया तो ये कैसे बना? क्योंकि आपके पास ये दो मॉलिक्यूल में से निकलता है, ठीक है। तो यहाँ से CO2 निकल गया, ठीक। तो बेसिकली यहाँ पर क्या बच गया? Na बच गया, H बच गया और O बच गया था, है ना। और दूसरा आपका NaHCO3 है ही, ठीक। तो अब क्या होता है, यहाँ से HO और यहाँ से भी एक H निकल जाता है। ये जो है ये वाला पार्ट HOH जो यहाँ O बच गया था वो ये निकल जाता है, तो ये H2O बन जाता है, ठीक। तो अब ये पार्ट पूरा निकल चुका है। तो अब ये दो Na बचे और ये एक CO3 बचा, तो ये Na2CO3 बन जाता है। समझ में आया? तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। तो क्योंकि ये CO2 गैस बन रही होती है हीट के दौरान, तो इसी गैस की वजह से जो आपके पकौड़े वगैरह हैं वो क्रिस्पी हो जाते हैं, क्योंकि वो आराम से सिक पाते हैं, ठीक है। और थोड़ी बहुत उसमें फ्लफीनेस भी आ जाती है, ठीक है, वो फूल भी जाते हैं। लेकिन ये जो सॉल्ट है आपका, ये कैसा है? ये माइल्ड बेसिक सॉल्ट है, हल्का सा बेसिक सॉल्ट है, ठीक है। बेसिक सॉल्ट क्यों है भाई? याद है ना आपको? NaHCO3 है, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, याद है? NaCO3 की बात कर रहे थे, Na2CO3। तो ये Na कहाँ से आया आपका? Na आया NaOH से, जो कि आपका है स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। और CO3 कहाँ से आया? CO3 आपका आया कहाँ से? एसिड से, कार्बोनिक एसिड, ठीक है, H2CO3 से। और ये एक वीक बेस है बेसिकली, वीक एसिड है, सॉरी। तो बेसिकली ये पूरा जो सॉल्ट है ये कैसा हो जाता है आपका? ये सॉल्ट हो जाता है आपका बेसिक, ठीक। तो इस वजह से थोड़ा सा कड़वापन आने लगता है, ठीक। अब ये जो कड़वापन है ये ना आए इसलिए हम इसमें यूजुअली थोड़ा एसिड यूज़ करते हैं,
खट्टा दही यूज़ कर लिया, या इमली का पल्प यूज़ कर लिया, या कोई भी और खट्टी चीज़ यूज़ कर ली, नींबू यूज़ कर लिया, जिसकी वजह से ये जो बेसिकनेस है ये ख़त्म हो जाती है। और हमारा जो कोई भी फूलने वाली चीज़ जैसे हम बना रहे हैं, चाहे केक बना रहे हैं या छोले भटूरे बना रहे हैं, भटूरे बना रहे हैं बेसिकली, तो वो अच्छे से फूलते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी रिएक्शन भी तेज़ी से होती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी तेज़ी से निकलता है, जिस वजह से आराम से हमें ना तो उनमें वो कड़वेपन का टेस्ट आता है और ना ही वो पतले से रहते हैं, जो फूल जाते हैं बेसिकली, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये रिएक्शन आराम से हो पाए और कोई भी इशू ना आए कुकिंग के दौरान, कड़वापन ना लगे खाने में, इसलिए एसिड मिलाया जाता है, ठीक। इसी HCO3 और क्या बोलें ऑर्गेनिक एसिड, खाने लायक एसिड ही मिलाएंगे ना उसमें, जो भी ऑर्गेनिक एसिड होगा, इसके मिक्सचर को हम कहते हैं बेकिंग पाउडर। देखो दो चीज़ें आती हैं आपके घर में, या तो एक बेकिंग सोडा आता है या एक बेकिंग पाउडर आता है। तो अगर आपके घर में बेकिंग सोडा आया है, NaHCO3 आया है, तो आपको उसमें दही वगैरह मिलाने की ज़रूरत है, ठीक है, तभी जाके आपको अच्छा टेस्ट आएगा। लेकिन अगर आपने उसमें दही नहीं मिलाया तो उसमें थोड़ा सा कड़वापन आ सकता है। दूसरी बात, अगर आपके घर में बेकिंग पाउडर है तो उसमें दही वगैरह मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें यूजुअली ऑर्गेनिक एसिड और मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज़्यादा यूज़ होता है टार्टरिक एसिड, ठीक है, टार्टरिक एसिड, टार्टरेट बोल देते हैं बेसिकली नॉर्मली उसे। तो टार्टरिक एसिड मिला हुआ होता है ऑलरेडी पहले से ही, NaOH और टार्टरिक एसिड दोनों आपस में मिक्स होकर आते हैं, उसी को हम बेकिंग पाउडर कहते हैं। तो उसमें दही वगैरह मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मिला देते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बेसिकली, ठीक है, उसकी फ्लफीनेस में हल्का सा उसमें खट्टापन ही आ जाएगा, ठीक, बाकी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इस चीज़ का ध्यान रखना होता है हमें। समझ में आ गया आपको? ठीक है। तो यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, तो सबसे पहले है फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। देखो आ गया ना, सबसे पहला जो बेकिंग सोडा का यूज़ क्या है, एप्लीकेशन क्या है, वो है बेकिंग पाउडर को बनाने में। अब ये बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, बेकिंग सोडा जो है आपके पास और कोई भी खाने लायक एसिड, दोनों को मिक्स कर देंगे, जैसे टार्टरिक एसिड है, तो वो बन जाएगा आपका बेकिंग पाउडर, और इस बेकिंग पाउडर को आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, ठीक। दूसरी चीज़, अच्छा इसकी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, जब भी आप लिखेंगे तो इसकी रिएक्शन इंपॉर्टेंट बन जाएगी, ठीक। तो जहाँ यहाँ पर जो भी आपका एक्स होगा कंपाउंड, टार्टरिक एसिड का जो भी एक्स है, वो आपका Na के साथ जोड़कर यहाँ पर कंपाउंड बना लेगा। समझ में आ गया ना? लिख के दिखाऊं क्या? चलो लिख के देख लो। NaOH, सॉरी NaOH कहाँ से आ गया, दिखाई दे रहा आपको? नहीं, अच्छा ये लीजिए, NaHCO3 है, ठीक है, और इसमें हम ऑर्गेनिक एसिड मिला दे रहे हैं, क्या लिखें, R लिख देता हूँ मैं, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड है ना, ये लिख दिया, ठीक है, बेसिक लिख देता हूँ RCOOH, ठीक, ये H प्लस साइन यहाँ पर, ये आपका एसिड हो गया, ठीक है। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो यहाँ से CO2 निकल जाएगा, H2O भी निकल जाएगा, और यहाँ से H निकल गया ये, ठीक है, और यहाँ पर वो सारी चीज़ें बन जाएंगी अपने आप। अब क्या बच गया आपका, एक तो बच गया यहाँ पर Na, और ये नीचे वाला पार्ट बच गया, पीछे वाला, ये पार्ट आपस में जुड़ जाएंगे, तो आपका बेसिकली क्या बन जाएगा, RCOONA, ये सॉल्ट बन जाएगा आपका, ठीक है, सॉल्ट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। समझ में आ गया? तो ये बन जाएगा, सिंपल। तो ये रिएक्शन है आपकी बेकिंग पाउडर की। तो इसमें ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ये किस लिए निकलता है, ताकि ब्रेड वगैरह, केक वगैरह को आराम से स्पंजी फुला दिया जाए और उसे सॉफ्ट बनाया जा सके। दूसरा यूज़ क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम एंटासिड की फॉर्म में भी यूज़ करते हैं, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके थे। जब आपका चैप्टर शुरू हुआ था तब हम शुरुआत में ही बात कर चुके हैं इसके बारे में, कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेसिक होता है, और जब एसिडिटी हो जाती है तो हम इसका यूज़ करते हैं घर पे रेमेडी की फॉर्म में, ताकि
हमें इंस्टेंट रिलीफ मिल सके, वो आराम से हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपके स्टमक में हो जाती है और जो एक्स्ट्रा एसिड बना होता है वो घुल जाता है, तो एज एंटासिड यूज़ हो रहा होता है। फिर तीसरा आपका क्या है, यहाँ पर सोडा फायर एक्सटिंग्विशर के फॉर्म में यूज़ होता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि फायर एक्सटिंग्विशर क्या करते हैं, जो फायर एक्सटिंग्विशर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं उनमें यूज़ हो रहा होता है। तो इसमें क्या होता है, यही दोनों चीज़ें होती हैं, एसिड भी होता है और सोडा भी होता है, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ये दोनों आपस में इनका मिक्सचर बनाया जाता है और वो आराम से रखा जाता है अंदर। फिर जब इनकी रिएक्शन होती है, जब हम फायर एक्सटिंग्विशन चालू करते हैं तो उन दोनों की रिएक्शन होती है और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग को बुझाने के लिए यूज़ हो रही होती है। इस तरीके से फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ होता है। ठीक है, कहा तो था मैंने कि ये लास्ट वीडियो है, लेकिन ये 40 मिनट से ज़्यादा की वीडियो हो गई है। ठीक है, फिर आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और आगे हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।